चले तो अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक होगा बायोकेमिस्ट्री में वो होगा प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म तो आप लोगों को पता है कि जिसमें या तो ब्रेक डाउन होती है कम्प्लेक्स और लार्ज लार्ज सब्सटेंसेस की, ठीक है, या केमिकल्स की इनटू स्मॉल एंड सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट मेटाबॉलिज्म का ये है, तो इसका मतलब ये है कि इस यूनिट में हम प्रोटीन की ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा एस्पेक्ट है मेटाबॉलिज्म का उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की ब्रेकडाउन कैसी होती है, ठीक है, और उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और या उसकी डाइजेशन कैसे होती है, और हम फिर पढ़ेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसी होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे। हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे कि प्रोटीन्स की डाइजेशन और इसकी ब्लड में एब्जॉर्प्शन कैसी होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा क्लिनिकल लाइफ में कि जो गुर्दों के मरीज होते हैं उनको जो बेसिक या प्राइमरी टेस्ट होता है वो BUN कहलाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड में नाइट्रोजन का लेवल कितना है और यूरिया का लेवल कितना है। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, तो इनको अमाइनो एसिड ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अमाइन होता है, NH2 ग्रुप होता है। एसिड इसको इसलिए कहते हैं कि इसको इसमें कार्बोजाइल एसिड होता है या कार्बोऑक्सिल एसिड होता है, COOH। ठीक है, अच्छा सिग्निफिकेंस। अच्छा, उसके बाद हम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हमारे बॉडी में इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, इनकी सिंथेसिस कैसी होती है, हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन और डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की रिमूवल होती है किसी भी कार्बन स्केलेटन से कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड अमोनिया डिस्पोजल कैसे होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा टच देंगे यूरिया की फॉर्मेशन को या यूरिया साइकिल को। चले थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स क्या है, ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, ये मिलकर बनते हैं अमाइनो एसिड से। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर नोन एज अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, वैसे तो तकरीबन 300 तक अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं A से लेकर Z तक, ठीक है, ABCDEF, इस वो 26 हैं और ये 20 हैं। ठीक है, तो जब यही लेटर्स हैं जिनसे सारे के सारे अल्फाज मिलकर बने हैं, सिर्फ उनकी सीक्वेंस अलग है। ठीक है, ये सामने आप देख लेना, प्रोटीन्स, PROTEINS, तो ये एक वर्ड बन गया। इसमें जो लेटर्स हैं अल्फाबेटिकल वो कुछ इस तरह से हैं। आर में आप देखें ARE, इस तरह। अब ये देखिए, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो बुक्स हैं, जितनी भी सारी हैं वो वही 26 लेटर से बने हैं। इसी तरह से जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से बने होते हैं, बस सिर्फ उनकी सीक्वेंस डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन हमारे बॉडी का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंट्रक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे मसल्स के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम केराटिनाइज्ड प्रोटीन की बात करें या केराटिन की बात करें तो वो स्किन, इसके अलावा नेल्स और हेयर ये बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी क्या करती है कि इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस डाइटरी प्रोटीन को, वो प्रोटीन जो कि हम डाइट की मदद से लेते हैं, ठीक है, इनको ये ब्रेक डाउन करती है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अच्छा, फिर ये अमाइनो एसिड्स, क्योंकि यही इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, अब के बाद तो जब ये डिग्रेड होंगे या टूटेंगे तो एनर्जी ही देंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन एनर्जी ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। एनर्जी का प्राइमरी सोर्स हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। उसके बाद फैट्स जलते हैं हमारी बॉडी में, या फिर फैट्स की ब्रेक डाउन होती है। कैसे होती है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप लोग को इंशाल्लाह तो लजीज याद होगा।
ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, जैसे कि स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में या फिर प्रोलॉन्ग फास्टिंग में, तो तब जाकर अमाइनो एसिड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। वरना हम डाइटरी प्रोटीन जितना भी लेते हैं, ये सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, या वेयर एंड टेयर है, या हीलिंग है, या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन है, ये उसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ओह, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो चल सबसे पहले हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं। एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में जो कि इन प्रोटीन्स की क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं अमाइनो एसिड्स में। ठीक है। तो देखिए, जो केमिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो मेस्टिकेशन वगैरह से या जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है स्टमक में, तो उसकी वजह से होती है। हम केमिकल डाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसमें एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, और वो एक्ट करते हैं इन प्रोटीन्स पर या इन मैक्रोमोलेक्यूल्स पे, और उनकी ये ब्रेक डाउन कराते हैं। ठीक है। तो जो केमिकल डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, वो हमेशा टेक प्लेस होती है स्टमक में। ठीक है। स्टमक हमेशा प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक के जो वेरियस सेल्स हैं, ठीक है, जिनके गैस्ट्रिक सेल्स कहा जाता है। ठीक है। बहुत सारे हैं, मशहूर उनमें से दो सेल हैं। एक को कहते हैं चीफ सेल, चीप नहीं, सस्ते वाला, CHIEF, शेफ। शेफ आप कह लें या चीप कह लें, हमने तो बस ऐसे ही सीखा है। ठीक है। तो चीप सेल होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं। चीप सेल हमेशा पेप्सिन सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं ये? सीक्रेट पेप्सिनोजिन, बेसिकली पेप्सिनोजिन सीक्रेट करते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। और पेराइटल सेल हमेशा सीक्रेट करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड है। पेप्सिनोजिन क्या करता है, जब उस पे ये एसिड पड़ता है, ठीक है, तो इसकी अकल टिकाने आ जाती है, मतलब है कि ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो एक्टिवेटेड जो एंजाइम है उसको पेप्सिन कहा जाता है। जिन, GEN, उससे हट जाता है। जिन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म होती है किसी भी एंजाइम की। ठीक है। फॉर एग्जांपल, के जो चीफ सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव होता है। जब इसके ऊपर पेराइटल सेल्स HCl सीक्रेट कर ले, ठीक है, तो HCl के एक्शन से ये पेप्सिनोजिन एक्टिवेट हो जाता है और इसका नाम हो जाता है फिर पेप्सिन। ठीक है। पेप्सिन, पेप्सी का नाम भी इसी से लिया गया है ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें स्टमक में, तो आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कि स्टमक में वेरियस तरह के मसल्स होते हैं। ठीक है। तकरीबन 5 या 6 तो होते ही है, 5 होते हैं मेरे ख्याल में, 5 ग्रुप्स होते हैं। इनमें से मेरे ख्याल में ऑब्लिक फिर 2 तरह के होते हैं। तो ये जो फूड है, ठीक है, जो फूड कंटेंट मौजूद है स्टमक में, तो इसकी ये पेरिस्टाल्टिक करवाता है, मूवमेंट करवाता है। और इसी मूवमेंट्स की वजह से, क्योंकि जहां पर मसल्स है वहां पर तो जरूर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, और इसके रिजल्ट में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। मसल्स के नाम बता दूं जो इसमें पाए जाते हैं स्टमक में? चलिए, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ठीक है। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। इसके ऊपर एब्डोमेन है ना, रेक्टस एब्डोमिनस। अच्छा, रेक्टस एब्डोमिनस भी इसमें शामिल है। ठीक है। ट्रांसवर्स होते हैं, ओब्लीक होते हैं, और इसके अलावा रेक्टस एब्डोमिनस होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, और मेरे ख्याल में पायरेमिडेलिस है कि इस तरह के पिरामिड टाइप होते हैं, पायरेमिडेलिस उसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने तो वो कुर्बानी में तो देखा होगा ना, कि जब वो स्टमक को लेकर आते हैं, मेरे ख्याल में पहले वही लेकर नहीं, पहले तो कलेजी आती है घर में, ठीक है, लिवर आता है, उसके बाद मेरे ख्याल में ये स्टमक आता है। स्टमक को पश्तो में हम लेरे कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं ये पता नहीं है। आपको पता है? पश्तो स्पीकिंग है हमारी क्लास में कोई जो हमें सिर्फ ये बता दें कि इसको क्या कहते हैं? ये लिरी को उर्दू में क्या कहते हैं, लिरी को? मेरे ख्याल में सबकी खैर खैरियत है। अच्छा, या तो पश्तो स्पीक कोई नहीं है हमारी। अच्छा, आवाज तो आ गई है। जी जी जी, बता दें, लिरिको पे पश्तो में क्या कहते हैं, समझ आ गया ना? तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं ना, डिफरेंट शेप में आते हैं। ठीक है, लिरी की मैं बात करूं। अब आपको पता नहीं है तो अब मैं क्या, कि उर्दू में उसको क्या कहते हैं मुझे भी खैर नहीं पता। तो आपने देखा होगा उसके वेरियस स्टमक लेयर्स। को मैदा कहते हैं। अरे, स्टमक को तो मैदा कहते हैं, वो तो हमें भी पता है, लेकिन सर, लिरी ये को। जो आप बोल रहे हैं उसका पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है आपकी। हाँ, जिसको चिकन में पोटा कहते हैं। अब यही पोटा, अच्छा, हाँ, पोटा और कलेजी। अच्छा, तो जब ये गाय की हो या भैंस की हो तो उसको क्या कहते हैं? पता नहीं।
अच्छा ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त। अच्छा ठीक है, कभी देखा तो है ना, देख लेंगे ना, ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करवा रहा हूँ कि ये मसल्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने देखा होगा वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं, कुछ बिल्कुल तौलिए की तरह होते हैं, किसके दरमियान थोड़ी थोड़ी सी पिरामिड टाइप होती है, वो पिरामिडेलिस होते हैं, ठीक है, कुछ लेयर्स में होते हैं, वेरियस होते हैं ना। तो ये 5 तरह के मसल्स होते हैं जिनसे हमारा ये स्टमक बनता है। ये स्टमक क्या करते हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स होते हैं, अब देखिए जहाँ पे चाहे वो स्मूथ मसल्स हो, स्केलेटल हो, और चाहे वो कार्डियक हो, लेकिन बस मसल्स हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बदले में हमेशा हमेशा मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल्स हैं स्टमक के अंदर, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। तो ये जो जो फूड कंटेंट मौजूद है, ठीक है, तो इसकी मूवमेंट होती है अपोजिट डायरेक्शंस में या वेरियस डायरेक्शंस में, और इसकी मदद से, ठीक है, जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। अब जो फ्लूइड सॉलिड फॉर्म में, तकरीबन तकरीबन सेमी सॉलिड फॉर्म में गया था स्टमक में, ठीक है, अब तकरीबन वो एक फ्लूइड टाइप कह लें, ठीक है, एक फ्लूइड टाइप मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया, इसको कायम कहते हैं। ये कायम निकलकर जो स्मॉल इंटेस्टीन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं ड्यूडिनम, वो ड्यूडिनम में आ जाता है। ड्यूडिनम में आकर क्या होता है कि, अच्छा ये देखिए ये एसिड हो गया, ठीक है, पेराइटिड सेल प्रोड्यूस करते हैं, ये पेप्सिन हो गया, एक एंजाइम है, ये मिलकर इसके अलावा म्यूकस आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे म्यूकोजल लेयर होती है, सब म्यूकोजल लेयर होती है, ठीक है, और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, क्योंकि एसिड होता है ना, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज भी करना होता है, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इन सब को मिलाकर गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, ठीक है। और जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होती है उसके रिजल्ट में एक वेव लाइक मूवमेंट जनरेट होती है, इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जब ब्रेक डाउन हो तो इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, और केमिकल्स की मदद से हो, जैसे कि एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या पेप्सिन वगैरह हो गया, तो इनको केमिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टीन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम, वहां पर कायम पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, द मेजॉरिटी, जो मोस्टली जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो इन्हीं ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द इंटेस्टीन में ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे डक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं, यहाँ पर ओपन होते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, इसके अलावा बाइल डक्ट नहीं, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इन सब को मिलाकर कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है, जहां पर ये सारे के सारे डक्ट्स आपस में मिलते हैं द ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन में, ठीक है। हम प्रोटीन की डाइजेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि जो पेनक्रियास होता है, ठीक है, पेनक्रियास सीक्रेट करता है ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, जो कि एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट करते हैं जो दूसरा प्रोटीन, जो मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जिसको ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, ठीक है, इनको प्रोटीएजेस कहा जाता है। वो एंजाइम्स जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन में एड करते हैं या हेल्प आउट करते हैं, उनको प्रोटीएजेस कहते हैं, ठीक है। प्रोटीएजेस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये ओवरऑल प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। बाकी तो इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे हैं ना, ट्राइपेप्टाइडेजेस होते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं, पॉलीपेप्टाइडेजेस होते हैं। तो इन ये कह रहे हैं कि ये क्या डेजेस डेजेस हमने लगा रखा है, एक ही हम नाम कह लें प्रोटीएजेस, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, देखिए डाउन टू ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स और इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, जो ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं ये हमेशा जो पॉलीपेप्टाइडेजेस होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड को तोड़कर उनसे ट्राइपेप्टाइड्स बनाते हैं। फिर ये ट्राइपेप्टाइडेजेस क्या करते हैं कि इस ट्राइपेप्टाइड को तोड़कर डाई पेप्टाइड्स बनाते हैं। फिर डाई पेप्टाइडेजेस आते हैं और इसको तोड़कर अमाइनो एसिड्स बनते हैं लास्ट में, ठीक है। चले, और फिर लास्ट में क्या होता है कि जो स्टमक के जो सेल्स होते हैं, सॉरी स्टमक के नहीं, स्मॉल इंटेस्टीन के सेल्स, ठीक है, तो जब डाई डाई पेप्टाइड्स रह जाएं, ठीक है, सिर्फ 2 पेप्टाइड के बॉन्ड उनमें मौजूद है, तो मतलब है कि सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो इंट्यूरोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टीन के सेल्स होते हैं, वो अपना केमिकल या एंजाइम वो सीक्रेट करके उनको फाइनली ब्रोकन डाउन कर लेते हैं इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में, और यहीं से फिर विलाय और माइक्रोविलाय की शक्ल में ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, ठीक है। तो जो प्रोटीन
हम खाने में लेते हैं, चाहे वो मीट की शक्ल में हो, फिशेस की शक्ल में हो, एग हो, ठीक है, या पल्सेस दालें वगैरह हो, ठीक है। जब ये ब्लड में शामिल होती हैं तो ये प्रोटीन नहीं होते, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जरा देख लें इसकी उसको जर्नी को, ठीक है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स 3D शक्ल है जिसमें प्रोटीन मोस्टली मौजूद होते हैं हमारी फूड में, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मैकेनिकल डाइजेशन होती है और केमिकल इसकी मैकेनिकल डाइजेशन होती है, सबसे पहले हम माउथ के जरिए करते हैं, उसके बाद जब ये स्टमक में पहुंचता है तो वहां पर इसकी मैकेनिकल, इसके अलावा केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। एसिड क्या करता है कि ये जो 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है, या अनफोल्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब अनफोल्ड हो जाता है तो ये प्रोटीन अब पॉलीपेप्टाइड बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो वेरियस एंजाइम्स का हमने जिक्र किया, ठीक है, पॉलीपेप्टाइडेजेस या फिर प्रोटीएजेस, वो एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, और इनकी ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन या प्रोटीएजेस का जिक्र किया, तो वो भी अभी तक इनकी ब्रेकडाउन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर क्या ऐसे होता है कि हमारे पास मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो डाइपेप्टाइड्स या फिर ट्राइपेप्टाइड्स, जिनमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अमाइनो एसिड आपस में हमेशा लिंक्ड होते हैं या ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक है। इन बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, इसी तरह जो लिपिड्स होते हैं उनमें ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनमें होता है हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। चलिए एक बॉन्ड से हमने आपको सबके बॉन्ड्स आपको रिवाइज करवा दिए, आपकी नॉलेज के लिए काम आएगा या एग्जाम में पेपर वगैरह के लिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है कि जो इंटीरोसाइट्स होते हैं या इंटीरियर सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, ठीक है, वो अपने एंजाइम्स सीक्रीट करते हैं और वो इस डाइपेप्टाइड्स को या फिर ट्राइपेप्टाइड्स को मजीद तोड़कर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी डाइट से लेकर ब्लड तक का सफर इनका कुछ इस तरह से होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए ये तो हो गई ब्रेक डाउन। अब नेक्स्ट देखें कि इसकी सिंथेसिस कैसी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, सिंथेसिस मींस बनना, कि ये बनते कैसे हैं। हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, पहले हमने किसकी बात की, कैटाबॉलिज्म की बात की ना, ब्रेक डाउन हो गई, लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था या कंपाउंड था, वो स्मॉल और सिंपल या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे या मोनोमर्स थे, तो उसमें इसकी ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। अब हम इसकी एनाबॉलिज्म की बात करते हैं कि वो कैसे होती है। तो इस प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, और जो मेजर न्यूक्लिक एसिड्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं या होता है उसको आरएनए कहते हैं। आरएनए का हमारी बॉडी में एक ही फंक्शन है, बाकी बाकी साइड वेज फंक्शन है, ठीक है। इन आरएनए का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मोस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती है 2 स्टेजेस में, एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे को कहते हैं ट्रांसलेशन। और मुझे लगता है ऐसे है कि ये मेरे ख्याल में आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ, मुझे लगता है ऐसे है, क्योंकि ये स्लाइड जो है ये मैंने कहीं दूसरी से कॉपी की है, लेकिन पहले की थी इसलिए मुझे याद नहीं है कि कौन से चैप्टर में है, ठीक है। मेरे ख्याल में उसी में ही होगा जहां पर हमने आरएनए के फंक्शन डिस्कस किए थे, क्योंकि आरएनए का यही एक ही फंक्शन है एनी हाउ। अच्छा देखिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये 2 स्टेजेस है जिनसे गुजरकर प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड के लिए अगर आप लोग को याद हो तो हर अमाइनो एसिड के लिए अपना एक जेनेटिक कोड होता है। ये जेनेटिक कोड कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, ये हमेशा डीएनए में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं ये, डीएनए में होते हैं। अच्छा, और सिंथेसिस कौन कराता है, आरएनए कराता है। तो इसके लिए लाजमी बात यह है कि डीएनए कन्वर्ट हो आरएनए में, ठीक है। डीएनए कैसे कन्वर्ट होता है आरएनए में, इस तरह से कन्वर्ट होता है कि एक एंजाइम है जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसको सिंगल बना देता है, उस चेंज को या उस जिप को वो खोल देता है, ठीक है। तो अब जो इंडिविजुअल हमारे पास क्या कहते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल स्केलेटन बन गया ये वाला, देखिए ये
अब मेरे जहन से बिल्कुल वो नाम निकल गया, ठीक है। तो इसको आरएनए कहते हैं। हाँ, जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड होता है, जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड बन गया, अकेला एक स्ट्रैंड बन गया, इसको कहते हैं आरएनए, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस बाय विच या इन विच द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इज अनजिप्ड एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये इनकी नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनियस बेसिस डीएनए से कहां पर आ गए, आरएनए में आ गए, और यही नाइट्रोजनियस बेसिस ये हमारे पास जेनेटिकली कोड करते हैं किसी भी अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, डीएनए में हर प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि हमें बॉडी में या सेल की रिपेयर के लिए या हीलिंग के लिए, ठीक है, या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए ये प्रोटीन्स चाहिए हमें, ठीक है। तो प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक हमेशा अमीनो एसिड कहलाता है। अमीनो एसिड के डिफरेंट जीन्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो कि 3 में होते हैं, 3 पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे AAG, AUG, इस तरह से, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड्स आते हैं आरएनए में। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो फर्स्ट आरएनए बनता है डीएनए की अनफोल्डिंग, अनजिपिंग से, ठीक है, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये मैसेज कैरी करता है ना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, डीएनए हमेशा होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, और हमारी बॉडी में या हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं वो राइबोसोम्स कहलाती है। छोटे छोटे वेसिकल टाइप और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को क्रॉस करके, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स होती है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल उसमें पोर्स होते हैं या सुराख होते हैं, तो ये आरएनए इंतहाई आसानी से इसमें से आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब बाहर आ गया कहां पर, ये राइबोसोम में आ गया। तो जब राइबोसोम में आता है तो वहां पर दूसरा आरएनए इसका वेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जो मैसेंजर आरएनए में कोड्स आए हैं अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, या अमीनो एसिड या प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, वो उस कोड को डिकोड कर लेता है। क्या कर लेता है, उसको डिकोड कर लेता है और समझ जाता है, ठीक है, कि ये हमारे पास ये जो जेनेटिक कोड है ये इस अमीनो एसिड के हैं। वो चला जाता है और वहां से अमीनो एसिड्स को पकड़ कर लेकर आ जाता है, ठीक है। जब पकड़ कर लेके आ जाता है राइबोसोम्स में, ठीक है, तो वहां पर जो आखिरी किस्म का या आखिरी टाइप का आरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है, ये एक सांचा टाइप होता है। आप लोग वीडियो देखें, आप लोग को बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए एक एक अमीनो एसिड को पकड़कर उसमें से फिक्स करता है, ठीक है। एक अमीनो एसिड आ गया और दूसरा अमीनो एसिड आ गया, ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए इन दोनों को फिक्स कर लेता है, ठीक है। फिक्स कर लेता है, ऐसे इसी सेंस में फिक्स कर लेता है, उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनती है ना, ब्लॉक्स की मदद से बनती है, ठीक है। तो एक ब्लॉक हम लगाते हैं, उसके बराबर में दूसरा ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान सीमेंट और जो बजरी वगैरह होती है वो हम फेंक देते हैं ना, तो वो बजरी क्या करती है, वो दो ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करती है। तो इसी तरह जो राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए वहीं पे मौजूद होता है। ट्रांसफर आरएनए उनमें से अमीनो एसिड्स को फिक्स करता है और ये एक मोहर लगाकर, एक ठप्पा लगाकर इनको फिक्स कर लेता है, ठीक है। अब जब ये अमीनो एसिड्स वेरियस सीक्वेंसेस में या डिफरेंट सीक्वेंस में आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये होगी इसकी सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझ आ गई आप लोगों को, या प्रोटीन सिंथेसिस समझ आ गई कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में कैसे होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसी होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। अच्छा, मैंने इतना ज्यादा जोर नहीं दिया इस पे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन था ना। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन से एनर्जी कैसी हासिल होती है। ये भी थोड़ा सा हमारा रिवीजन टाइप है, क्योंकि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में नहीं, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में मैंने आप लोगों को ये ट्रांस अमाइनेशन और डी अमाइनेशन के बारे में बताया था ना आप लोगों को। अच्छा, किसी को याद है कि ट्रांस अमाइनेशन किसे कहते हैं और डी अमाइनेशन किसे कहते हैं? चलिए उसको तो छोड़ दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग घबराए नहीं। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक हमने जो
कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पढ़ी है प्रोटीन की, उसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो कोई इशू नहीं है। जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? ऐसे दिन स्टार्ट हो गए कि अभी खाने के बाद इस वक्त नींद आती है, तो आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह करें जिसपे मेरे माइंड पे थोड़ा सा जोर पड़े और मेरी नींद उड़ जाए। चलिए एक तो जी सर, चलिए इसका मतलब है कि क्लियर है। चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है, अब जरूरी तो नहीं है कि बस कोई क्वेश्चन आप लोग के ज़हन में हो, नहीं आप लोग को सब कुछ क्लियर और आप लोग जबरदस्ती क्वेश्चन बनाते हैं। आजकल तो खैर ऐसे स्टूडेंट्स भी नहीं मिलते ना, जो कि अक्सर नॉलेज लेवल टेस्ट करते हैं इसके टीचर का। हमारी क्लास में भी होते थे ना। आप लोग का तो खैर ऑनलाइन मूड है तो इसमें तो इतना ज्यादा वो मजा नहीं आता, लेकिन फेस टू फेस में ऐसे बहुत होता है कि अक्सर स्टूडेंट हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनको वो चीज बिल्कुल आ रही होती है, उनका कंसेप्ट क्लियर होता है, उनको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे बुक में होता है वैसे उनको आता है, लेकिन वो टीचर का नॉलेज लेवल चेक करते हैं। अच्छा, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स मिले हैं, बहुत कम ही मिले हैं लेकिन मिले जरूर है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं उनको लास्ट में जो मुझे आती है वो चीज़ है वो तो मैं उसी वक्त बता देता हूँ, जो नहीं आती तो वो मैं उनसे कहता हूँ कि चलिए ये मैं देख लूंगा, इसको देख कर या पढ़कर मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा और आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा, तो उनको मैं अक्सर एक बात करता हूँ, उनको मैं बात करता हूँ, आपको तो खैर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, कि भाई नॉलेज इज एन ओशन। ठीक है, इल्म तो दरिया है ना, समंदर है बहुत बड़ा, तो किसी को कुछ चीज आती होगी, किसी को कुछ चीज आती होगी, और किसी भी इंसान का इल्म कंप्लीट तो है नहीं। ठीक है, तो हर इंसान में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और ये इम्प्रूवमेंट हमेशा से होती है फीडबैक से। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो और चाहे वो वीकनेसेस आइडेंटिफिकेशन वाला फीडबैक हो। चलिए ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इससे एनर्जी की फॉर्मेशन कैसी होती है। देखिए, हमारे पास जो कैटाबोलिज्म होती है, ठीक है, या जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है अमाइनो एसिड से, ठीक है, तो उसमें दो तरह के जो मेजर केमिकल रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा मसला क्या होता है, देखिए अब हम फिर वापस आ गए हैं। अगर आप लोग को डाइजेशन याद हो अभी, ठीक है, कि जितने भी प्रोटीन होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में, और वो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआई ट्रैक से ब्लड में। ठीक है, अब हम ब्लड के अंदर पहुंच चुके हैं, हमारे सामने अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि मोस्टली प्रोटीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते, ये हमेशा हीलिंग के लिए, वेयर एंड टेयर रिपेयर के लिए, स्ट्रक्चरल जो सेल का स्ट्रक्चर कंपोनेंट है वो बनाने के लिए और न्यू सेल्स फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। लेकिन फिर भी जब अमाइनो एसिड्स रह जाए, ठीक है, तो तब जाकर ये एनर्जी प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मसला ये है कि 20 टाइप्स के तो अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अगर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड को कैटेगोराइज करने के लिए कोई मैकेनिज्म होता तो इसका मतलब ये है कि हमें 20 मैकेनिज्म्स चाहिए होते। ठीक है, तो एक ये मसला होता है। दूसरा मसला मेजर ये होता है कि इसमें अमाइन ग्रुप है NH2, यहाँ पर ये NH3 में NH2 करना भूल गया। ठीक है, अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप होता है, इसमें होता है अमोनिया, अमोनिया टॉक्सिक है और फूड से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे एयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है? 78%। हाँ, 78% है। आपको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को, 78% उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, क्या होता है उसमें, नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.004% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो उसमें वही सेम 78% नाइट्रोजन होता है, 16% उसमें ऑक्सीजन होता है, 4% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी 0.004% कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और 4% एक्सहेल करती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उनमें से कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनता है। क्वेश्चन तो यही आता है ना कि 0.004% से 4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कहाँ आ गया, तो ये वहां से आता है। ठीक है, अच्छा आप लोग को ये बात बताने का मकसद ये था कि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता एज फार एज द एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसर्न। ठीक है,
तो जितना हाइड्रोजन हम नाइट्रोजन हम इनहेल करते हैं सेम टू सेम एग्जैक्टली उतना ही एक्सहेल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं होता, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से जो दूसरा मसला होता है अमाइनो एसिड्स के साथ, इनसे एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो ये होता है कि इसमें अमाइन ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो एक आसान सा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इंट्रोड्यूस किया है हमारी बॉडी में, वो ये है कि इसमें जो अमाइन ग्रुप है, ठीक है, इसको तो या ट्रांसफर करके किसी दूसरे कंपाउंड को दे दिया जाए, ठीक है, तो अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, या इससे मुकम्मल खत्म कर ले, ठीक है, मुकम्मल रिमूव कर ले इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें एक अमाइनो एसिड से, ठीक है, अमाइन ग्रुप ट्रांसफर होता है किसी दूसरे कंपाउंड में, लेकिन मोस्टली वो कीटो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? वो कीटो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांसफर से निकला है ना, और अमाइनेशन मीन, नेशन तो मतलब, एशन का मतलब प्रोसेस, ठीक है, और अमाइन ग्रुप का देखिए आसानी से डिकोड हो जाता है ना, वो प्रोसेस जिसमें एक अमाइन ग्रुप ट्रांसफर, एक नहीं, अमाइन ग्रुप ट्रांसफर होता है किसी भी अमाइनो एसिड से किसी दूसरे कंपाउंड में। ठीक है, तो वो एक न्यू अमाइनो एसिड बना देता है, या एक छोड़ दे, या एक कीटो एसिड बना देते हैं। कीटो एसिड मैंने आप लोग को जिक्र किया था कि वो अमाइनो एसिड जो कि अमाइन ग्रुप के बगैर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? कीटो एसिड कहते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में भी आ सकता है, मुझे वैसे प्रीवियस पेपर कहीं मिले नहीं है, मैं उनकी तलाश में हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे बार दफा फील ऐसे होता है कि इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ सकती है, क्योंकि ये आसानी से बन जाते हैं इस तरह के एमसीक्यूज। ठीक है, तो द अमाइनो एसिड विदाउट इट्स अमाइन ग्रुप इज नोन एज कीटो एसिड। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड कहलाते हैं वैसे तो, लेकिन उसी अमाइनो एसिड का ये कीटो एसिड कहलाते हैं, उसी, जैसे कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड का है। अच्छा, आप लोगों ने एएलटी का नाम सुना होगा या एएसटी का नाम सुना होगा। एएलटी को मेरे ख्याल में एसजीपीटी भी कहते हैं ना, एएलटी कहते हैं एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेजेस को। ठीक है, हाँ, और जो एएसटी होता है वो एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेजेस होते हैं। ठीक है, दीज आर एंजाइम्स। ठीक है, ये कौन से एंजाइम्स होते हैं? जो कि उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं जिसमें से एलानिन से, देखिए ये एलानिन क्या है? अमाइनो एसिड है, और एस्पर्टेट क्या है? ये भी अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो अमाइन ग्रुप है एलानिन से ये ट्रांसफर करके उस एलानिन का अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना देते हैं। ठीक है, या अल्फा कीटो एसिड बना देते हैं। तो एलानिन के उसको क्या कहते हैं? अल्फा कीटो एसिड को अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेजेस होते हैं, ठीक है, ये एस्पर्टेट ये भी एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो इसको ये कन्वर्ट करते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अच्छा, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं या जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब है कि ये वापस भी हो सकता है, जो अमाइन ग्रुप है NH2, ये वापस से कीटो एसिड में ऐड करके उससे अमाइनो एसिड बना सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। और आप लोगों को अगर याद हो, थोड़े से ट्रेसेस भी मौजूद हो ना क्रेब्स साइकिल के, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये एक इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, फिर इससे आगे जाकर सक्शिनाइल बनता है, उससे फिर फ्यूमरेट बनता है, और फ्यूमरेट से फिर आगे आगे जाकर ये पूरा साइकिल चलता है, NADH2 NADH और FeDH2 बनते रहते हैं। ये फिर आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से एक ही मैकेनिज्म काफी होता है पूरे 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है, आसान आसान से मैकेनिज्म है ना। एक को कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन, जिसमें ट्रांसफर होता है अमाइन ग्रुप, ठीक है, अमाइनो एसिड से किसी दूसरे कंपाउंड में, और इसको बना देता है उसी अमाइनो एसिड का कीटो एसिड। ठीक है, जबकि डीअमाइनेशन में क्या होता है? डीअमाइनेशन में तो पूरा का पूरा अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, देखिए ये कीटो एसिड है, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइन ग्रुप है, ये सबसे बड़ा मसला क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांस अमाइनेजेस जो होते हैं, ठीक है, ये इससे ये अमाइन ग्रुप रिमूव करके इस कीटो एसिड में ऐड कर लेते हैं, या किसी दूसरे कंपाउंड में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कीटो ग्रुप है। अब ये देखिए दूसरे में बन गया। ठीक है, तो अब देखिए ये कीटो एसिड बन गया ना, ये और ये तकरीबन सेम सेम होते हैं।
ठीक है। तो जो बाकी बचने वाला कंपाउंड होता है या जो बाकी बचने वाला अमाइनो एसिड होता है वो कीटो एसिड कहलाता है। ठीक है। तो जिस तरह का अमाइनो एसिड होगा ये उसी का अल्फा कीटो एसिड कहलाएगा। जैसे एलेनिन और एस्पर्टेट ये लास्ट में जाकर अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन जाते हैं, वैसे लास्ट में अल्फा कीटो ग्लूटरेट ही बनते हैं सब। ठीक है। चलिए डीअमाइनेशन तो मैंने आपको बता दिया, ये तो सिंपल होता है जिसमें वो केमिकल रिएक्शन जिसमें जिसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं डीअमाइनेशन या इस प्रोसेस को, ठीक है। और जो एंजाइम्स ये डीअमाइनेशन कॉज करवा रहे होते हैं, ठीक है, या इन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, उनको कहा जाता है डीअमाइनेजेस। क्या कहा जाता है इनको? डीअमाइनेजेस। ठीक है। फिर वही जो अमाइनो एसिड्स होते हैं लास्ट में जाकर ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का, उस साइकिल में शामिल हो जाता है और इस तरह से एनर्जी बनती है इससे। ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन हमारी पूरी बॉडी में होती है, डीअमाइनेशन मोस्टली लिवर में होती है। ठीक है। और यूरिया साइकिल पूरा का पूरा हमेशा होता है लिवर में। आप लोगों ने कभी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी या हेपेटिक इनकेप का नाम सुना है, या आप लोगों ने कहीं पे देखा है कि जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट हो या हेपेटाइटिस के पेशेंट हो, ठीक है, तो उनको अक्सर ये होता है हेपेटिक इनकेप, और ये फेटाइल कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मर जाता है इंसान, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है हमारे ब्रेन के लिए, मार देते हैं, पहले फिट्स पड़ते हैं उसके बाद मार देते हैं इंसान को। ठीक है। क्योंकि इनकी ब्रेक डाउन से या इनकी डिग्रेडेशन से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।